तो बताओ भाई, लैक्टोस कहाँ पाया जाता है? मिल्क प्रोटीन, ठीक है, सॉरी मिल्क शुगर में। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो पेन तो यार दिख नहीं रहा, कोई देख लो, ये एक दिख रहा मुझे। कोई बात नहीं, जेब में रख के क्यों लाते हो भाई? अच्छा, कि भाई जो हाथ लग जाए गायब कर दो। मिल गया, ठीक है। चले भाई, तो एक बार जरा, गौरव इसको सिखाता रहता है कि तेरे को कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब किसी दिन गौरव से बदतमीजी कर गया ना अगर ये, तो यही गौरव बोलेगा तुझे ही मैंने सिखाया, ठीक है, और मुझसे ही तू बकवासबाजी कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, डाइकॉट का एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट का एम्ब्रियो। तो डाइकॉट के एम्ब्रियो में हमें कितने कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं? दो। कितने कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं? दो कॉटिलिडन। तो यहाँ पे टू कॉटिलिडन होते हैं, तो ये हो गए यहाँ पे टू कॉटिलिडन, टू कॉटिलिडन्स। तो दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, तो टू कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, अगर कॉटिलिडन्स, ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैंने छोटे बड़े बनाया तो तुम भी बनाओगे, बन गए मेरे से, ठीक है। अगर इस कॉटिलिडन से हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें, क्या खींचें? एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जब कॉटिलिडन से खींची जाती है तो इस इमेजिनरी लाइन का नाम होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो खींची जाती है कॉटिलिडन के बीच में, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो कॉटिलिडन के बीच में होती है, बिटवीन कॉटिलिडन, बिटवीन कॉटिलिडन। तो इमेजिनरी लाइन कॉटिलिडन के बीच में जो होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो एक बार जरा ध्यान देंगे, तो डाइकॉट में दो कॉटिलिडन होते हैं। डाइकॉट की जो इमेजिनरी लाइन कॉटिलिडन में बनाई जाती है उसका नाम क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जिस डाइकॉट में, कॉटिलिडन में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में अपर पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो अपर पार्ट होता है, तो कॉटिलिडन से जो ऊपर का पार्ट होता है और कॉटिलिडन से जो नीचे का पार्ट होता है, क्या बताया मैंने? कॉटिलिडन से जो ऊपर का पार्ट होता है, कॉटिलिडन से जो नीचे का पार्ट होता है। तो जो कॉटिलिडन से ऊपर का पार्ट होता है, किसका किसका? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट कॉटिलिडन से ऊपर का होता है उसका नाम होता है एपिकोटाइल। क्या नाम होता है? एपिकोटाइल। तो जरा नाम ध्यान देंगे सारे बच्चे। एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। कोटाइल मतलब क्या होता है? कॉटिलिडन से। कोटाइल मतलब क्या होता है? कॉटिलिडन से। एपी मतलब क्या होता है? ऊपर। कोटाइल मतलब क्या होता है? कॉटिलिडन से, ठीक है। तो ये क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव, क्या आएगा इसके आगे सक्षम? प्रेजेंट अबव, प्रेजेंट अबव कॉटिलिडन, ठीक है, प्रेजेंट अबव कॉटिलिडन, ठीक है भाई। तो ये होगी इसकी स्टेटमेंट। तो फिर दोबारा, जो कॉटिलिडन से, पहले एक बार दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट करा आज का टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। दो तरीके के एम्ब्रियो होते हैं, डाइकॉट का और मोनोकॉट का। डाइकॉट में कितने कॉटिलिडन होते हैं? दो। तो इसलिए इनका नाम क्या होता है? टू कॉटिलिडन वाले। हाँ, मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। अभी मोनोकॉट हमने शुरू नहीं करा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट में कितने कॉटिलिडन होते हैं? दो, इसलिए इसका नाम डाइकॉट होता है। डाई मतलब दो, कॉटिलिडन मतलब कॉट। इसमें कॉटिलिडन के बीच में अगर एक हम इमेजिनरी लाइन खींचे तो उस इमेजिनरी लाइन का नाम होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इमेजिनरी लाइन बिटवीन कॉटिलिडन्स, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो एरिया कॉटिलिडन से ऊपर होता है उसका नाम होता है एपी, ऊपर कॉटिलिडन से, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव कॉटिलिडन। अब सेम दोबारा आएगा। तो जो इसका हिस्सा कॉटिलिडन से नीचे होता है उसका नाम होता है हाइपोकोटाइल। क्या नाम होता है? हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा आता है जिसका नाम होता है हाइपोकोटाइल। तो हाइपो मतलब क्या होता है भाई? नीचे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो, प्रेजेंट बिलो कॉटिलिडन्स, प्रेजेंट बिलो
कॉटिलिडन। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल हो गया और ये हो गया हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट एम्ब्रियोनल एक्सिस के टू पार्ट्स, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। यहां तक समझ में आया। अब आता है एपिकोटाइल में क्या पाया जाता है। तो एपिकोटाइल में, ठीक है, एपिकोटाइल में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे जो हिस्सा, जब इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है तो इसमें से दो हिस्से निकलते हैं, एक निकलता है अपसाइड हरा हरा सा, और एक निकलता है डाउन साइड, ठीक है। तो जो अपसाइड निकलता है उसका नाम होता है प्लूम्यूल। क्या नाम होता है? प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन एपिकोटाइल रीजन। रेडिकल पाया जाता है कहाँ पे? नीचे की तरफ। तो रेडिकल इज ए स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब जो प्लूम्यूल रेडिकल होते हैं इसका क्या काम होता है, तो ये भी जरा पता होना चाहिए। तो प्लूम्यूल जो होता है ये फॉर्म करता है फ्यूचर शूट, मतलब जमीन से ऊपर का हिस्सा। तो इट फॉर्म फ्यूचर शूट, इट फॉर्म फ्यूचर शूट। और जो रेडिकल होता है ये फॉर्म करता है फ्यूचर रूट। ये क्या फॉर्म करता है? फ्यूचर रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। तो इट फॉर्म फ्यूचर रूट। तो रूट बनती है रेडिकल से और शूट बनती है प्लूम्यूल से। तो सवाल ये आता है एम्ब्रियो का वो कौन सा हिस्सा होता है जिससे शूट बनती है? एम्ब्रियो का नहीं, प्लूम्यूल है ना। एम्ब्रियो का वो कौन सा हिस्सा होता है जिससे रूट बनती है? रेडिकल, ठीक है। फिर सवाल ये आता है कि प्लूम्यूल कहाँ पाया जाता है? एपिकोटाइल रीजन में। रेडिकल कहाँ पाया जाता है? हाइपोकोटाइल रीजन में। ऐसे आंसर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पहला, दो कोटिलिडन होते हैं, दो कोटिलिडन के बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल के बाद हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल के बाद प्लूम्यूल होता है और प्लूम्यूल के बाद रेडिकल होता है, ठीक है। अब जो रेडिकल होती है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उसका नाम होता है रूट कैप। क्या नाम होता है? रूट कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल हैव अ कवरिंग, तो रेडिकल हैव एन कवरिंग, तो रेडिकल हैव एन कवरिंग। रेडिकल के पास एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप। तो रेडिकल हैव एन कवरिंग कॉल्ड रूट कैप। तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है रूट कैप। तो ये हो गया खत्म डाइकॉट एम्ब्रियो। ये हो गया अबाउट डाइकॉट एम्ब्रियो। हाँ जाओ, मैं तो वही सोच रहा था इसको प्यास क्यों नहीं लगी अभी तक। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में कितने कोटिलिडन होते हैं? एक, ठीक है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलिडन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन कोटिलिडन, ओनली वन कोटिलिडन प्रेजेंट, ओनली वन कोटिलिडन प्रेजेंट, और इसका नाम होता है कॉल्ड स्कूटलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कोटिलिडन होता है उसका नाम होता है स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है। तो इसका नाम होता है स्कूटलम। अब ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेम जो कोटिलिडन के साइड में एक इमेजिनरी लाइन खींची जाएगी उसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे इसके साइड में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई जिसका नाम होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गई कि इसके साइड में खींची गई है ना, बीच में नहीं खींची गई। तो इसका नाम हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। सेम इसके पास क्या दो कोटिलिडन नहीं थे पर एक कोटिलिडन मर गया, ठीक है, या डीजनरेट हो गया। तो जो इसका कोटिलिडन ग्रो नहीं हो पाया उस कोटिलिडन का नाम होता है एपीब्लास्ट। क्या नाम होता है? एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट क्या होता है? वो कोटिलिडन जो डीजनरेट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो इसका नाम होता है डीजनरेटेड कोटिलिडन, डीजनरेटेड कोटिलिडन। तो ये किसी काम का नहीं होता क्योंकि ये डेवलप ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो एपीब्लास्ट इज डीजनरेटेड कोटिलिडन। सेम अब इसमें वही ऊपर वाले एरिया का नाम एपिकोटाइल, नीचे वाले एरिया का नाम हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल में क्या देखने को मिलेगा? प्लूम्यूल। हाइपोकोटाइल में क्या देखने को मिलेगा? रेडिकल। प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो यहाँ देखने को मिलेगा प्लूम्यूल और यहाँ देखने को मिलेगा रेडिकल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ प्लूम्यूल के ऊपर भी एक कवरिंग होगी, ठीक है। तो प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसका नाम होगा कोलियोपेटाइल, ठीक है, जिसका नाम होगा कोलियोपेटाइल, ठीक है। और जो रेडिकल है इसके ऊपर कवरिंग का नाम होगा रूट कैप। तो कवरिंग
is root cap and above root cap के ऊपर एक और कवर होगा, तो above root cap a covering called कोलियोरिजा। क्या नाम होता है? कोलियोरिजा। ठीक है, तो कोलियोरिजा, R फॉर रिजा एंड P फॉर पिटाइल। ठीक है, रेडिकल रिजा एंड प्लिम्यूल पिटाइल, कोलियो पिटाइल। तो कोलियो पिटाइल, कोलियो रिजे, तो ये हो गया इसके ऊपर कवरिंग। इसमें R 2 बार है, H 2 बार नहीं है, कोलियो रिजे। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट अबाउट मोनोकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो। तो एग्जाम में जब भी आएगा, जैसे मान लो एग्जाम में मोनोकोट एम्ब्रियो हो गया, तो तुम बताओगे इसमें सिर्फ एक कोटिलिडन होता है, उसका नाम स्कूटेलम होता है। इसमें इमेजिनरी लाइन का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एक्सिस ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, लोअर वाला हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में प्लिम्यूल, इसमें रेडिकल। प्लिम्यूल की कवरिंग का नाम कोलियोपिटाइल, रेडिकल की कवरिंग का नाम कोलियोरिजे। पहले रूट कैप, उसके ऊपर कोलियोरिजे। ठीक है, दो कवरिंग होती है, पहले रूट कैप फिर कोलियोरिजे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया पहला। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये डिफरेंट हो गया चौथा। ठीक है, तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एक बार जरा याद कर लो, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर तुम लोगों से पूछते हैं जरा इसके ऊपर। क्या जो एंडोस्पर्म था वो न्यूट्रिशन देते देते खत्म भी हो सकता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है कि एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया और उसका न्यूट्रिशन भी पूरा खत्म हो गया। और दूसरा केस हो सकता है कि एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया और एंडोस्पर्म फिर भी बचा हुआ है, क्योंकि एम्ब्रियो ने सारा न्यूट्रिशन नहीं खाया। दो कंडीशन हो गई। सेम ऐसी तुम्हारा उसमें था न्यूसेलस में, कि ओव्यूल ने सारा न्यूसेलस खा लिया, ओव्यूल ने सारा न्यूसेलस नहीं खाया। तो यहाँ पे दो तरीके के सीड बनते हैं, एक बनता है एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा बनता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसका आंसर आता है कि सीड इन विच एंडोस्पर्म नॉट लेफ्ट। ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, नॉट लेफ्ट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, तो मैच्योर एम्ब्रियो का क्या नाम था श्रव्या? मैच्योर एम्ब्रियो का क्या नाम था श्रव्या? सक्षम, मैच्योर एम्ब्रियो का क्या नाम था? आकृति, मैच्योर एम्ब्रियो का क्या नाम था? गौरव, भव्य, टॉर्पीडो। ठीक है, क्या नाम था? टॉर्पीडो। ऐसे ही फंसते रहोगे तुम, अब टॉपिक बढ़ गए ना बहुत सारे। तो सीड, तो देख के बताया ना, सीड इन विच एंडोस्पर्म नॉट लेफ्ट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब मैच्योर मतलब टॉर्पीडो एम्ब्रियो जब बन जाएगा उसके बाद एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। तो सीड इन विच एंडोस्पर्म नॉट लेफ्ट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, इसमें क्या आएगा? सीड इन विच एंडोस्पर्म लेफ्ट आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाएगा मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो के बाद, तो वो क्या कहलाएगी? सीड एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लेफ्ट की जगह क्या लिखा रहता है? रिटेन। क्या लिखा रहता है? रिटेन। ठीक है, बच जाना, रिटेन का मतलब भी बच जाना, लेफ्ट का मतलब भी रह जाना। ठीक है, तो रह जाना, बच जाना। तो एंडोस्पर्म लेफ्ट आफ्टर मैच्योरिटी, रिटेन आफ्टर मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो कॉटिलिडन्स है, ठीक है, कॉटिलिडन्स जो है वो खाली हो जाएंगे। ठीक है, कॉटिलिडन्स खाली हो जाएंगे क्योंकि एंडोस्पर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? फूड स्टोरेज किसके अंदर होगा? फूड स्टोरेज जो होगा अगर इन कॉटिलिडन्स। फूड स्टोरेज कहाँ पे होगा? कॉटिलिडन्स पे। ठीक है भाई, और यहाँ पे तो एंडोस्पर्म बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म एक्ट एज, एंडोस्पर्म कैसे काम करेगा? एज अ रिजर्व फूड। एंडोस्पर्म एक्ट एज रिजर्व फूड। ठीक है, तो ये रिजर्व फूड की तरह काम करेगा सीड को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए रिजर्व फूड की तरह कौन काम करेगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो कॉटिलिडन्स है उन कॉटिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर किया जाएगा, उसके बाद सीड मैच्योर होगा। ठीक है, वो किसमें होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। अब इसके एग्जांपल आते हैं, तो पी ग्राम बीन्स ये किसमें आएंगे?
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में, ठीक है। तो इसमें आएगा पी मटर, ग्राम एंड बीन्स, ठीक है। तो ये हो गए जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है। तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता आफ्टर मैच्योरिटी, पी, ग्राम्स एंड बीन्स। और जिनमें बच जाता है तो वो जो जूसी से होते हैं, जैसे मेज, मक्का जो होता है जूसी होता है ना उसका दाना, उसको खाते तो कैसा होता है, रस होता है उसके अंदर। तो मेज के अंदर होता है, व्हीट के अंदर सनफ्लावर, कोकोनट, बार्ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, मेज, सनफ्लावर, बार्ले, कोकोनट, कॉर्न। हाँ तो मेज उसी के लिए तो लिखा हुआ है, मेज जो है किसके लिए लिखा हुआ है, उसी के लिए लिखा हुआ है। जिनकी भी सीड जो होगी ना उसमें जूसी सा होगा उसके लिए। व्हीट में भी ऐसा होता है। व्हीट में ऐसा कब होता है, जब व्हीट बिल्कुल बना हुआ होता है ना। जब तुमने अगर गेहूं को वैसे खाया हो कच्चा, तो वो बहुत ज्यादा जूसी सा होता है, उसका दाना ना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। गेहूं अगर उग रहा है और उसके जो बाल हैं वो हरे हरे हैं, उसके अंदर से गेहूं का दाना निकाल के खाना, वो बहुत सॉफ्ट होगा और मीठा होगा, ठीक है। तो वो सॉफ्ट और मीठा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या हैगा, एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है यहाँ पे। तो मेज, सनफ्लावर, बार्ले, कोकोनट, व्हीट, इन सब के अंदर एंडोस्पर्म बचा रहता है आफ्टर मैच्योरिटी। तो इस पे स्टार लगा लेना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एग्जाम में तुम्हारे सामने कुछ भी आ सकता है वर्ड, एंडोस्पर्मिक भी आ सकता है, एल्बुमिनस भी आ सकता है, नॉन एंडोस्पर्मिक भी आ सकता है, नॉन एल्बुमिनस भी आ सकता है। तो तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें दोनों वर्ड याद है या नहीं है। अगर दोनों नहीं याद तो